नमस्कार दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। चारपाई पर लेटी हुई मधु साफ साफ देख रही थी कि सूरज अब उगने लगा था और दिन की लालिमा मानो रात की कालिमा में तेजी से समाती जा रही थी। देखते ही देखते अंधेरा घिरने लगा था। मधु के आसपास और उसके अंदर भी लगा जैसे वह कालिमा उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। एक ऐसा हिस्सा जिसे चाह कर भी वह अलग नहीं हो सकती। मन किसी व्याकुल पक्षी की तरह तड़प रहा था। अंदर की घुटन और चुभन ने मधु को हिलाकर रख दिया। समय के क्रूर पंजों में फंसी उलझी मधु का मन हाहाकार कर उठा है। तभी ठक की आवाज़ मधु ने चौंका दिया। उसके तन मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का पलस्तर टूटकर नीचे बिखरा पड़ा था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ ही गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी निरीह इंसान की तरह ही लग रही थी। मधु को पुराने दिन याद हो आए, जब वह माँ की आंखों में वही निरीहता देखा करती थी। शाम को बापू जब दारू के नशे में धुत घर पहुँचता था तो माँ की छोटी सी गलती पर भी बरस पड़ता था और पीटते पीटते बेदम कर देता था। एक बार जवान होती मधु के सामने उसके जालिम बाप ने उसकी माँ को ऐसा पीटा था कि वह घंटों बेहोश पड़ी रही थी। मधु डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर करा उठा था। मधु को याद है, उस दिन उसकी माँ खेत पर गई हुई थी, धान की कटाई में। तभी धड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था और उसका दारूखोर बाप अंदर दाखिल हुआ था। आते ही उसने अपनी सिंदूरी आंखें मधु के ऊपर ऐसे गड़ा दी थी मानो वह उसकी बेटी नहीं, महज एक देह है। बापू, बस इतना ही निकल पाया था मधु की जबान से। हाँ हाँ सुन मधु, बापू जैसे आपे से बाहर होकर बोले थे, यह दारू की बोतल रख दे। जी अच्छा। किसी मशीन की तरह मधु ने सिर हिलाया था और दारू की बोतल अपने बापू के हाथ से लेकर कोने में रखाई थी। उसकी आंखों में डर की रेखाएं खींच आई थी। तभी बापू की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह सीधे उसे आकर लगी थी। मधु, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यहाँ आकर बैठ, मेरे पास आ। मधु को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी, धौकनी की तरह। उसका मन तो किया था कि दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। उस पर बापू की गर्जदार आवाज़ गूंजी थी। मधु ना चाहते हुए भी मधु उस तरफ बढ़ी चली थी जहाँ उसका बाप खटिया पर पसरा हुआ था। उसने झट से मधु का हाथ पकड़ा और अपनी ओर ऐसे खींच लिया था जैसे वह उसकी जोरू हो। बापू, मधु के गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकली थी। यह क्या कर रहे हो बापू? चुप! मधु का बापू जोर से गरजा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर दे मारा था। मधु छटपटा कर रह गई थी। उसमें अब विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह बहेलिए की जाल में फंसे परिंदे की तरह छूटने की नाकाम कोशिश करती रही थी। थक हार कर उसने हथियार डाल दिए थे। उस भूखे भेड़िए के आगे वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर यह सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा लगातार। मधु ने माँ को इस बाबत कई बार बताना चाहा था, मगर बापू की सुलगती सिंदूरी आंखें उसके तन मन में झुरझुरू सी भर देती थी और उस पर खौफ पसरता चला जाता था। वह भीतर ही भीतर घुट घुट कर जी रही थी। फिर एक दिन बापू की मार से बेदम होकर मधु की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। महीनों बिस्तर पर पड़ी तड़पती रही थी वह, और उस दिन जबरदस्त उसके पेट में तेज दर्द उठा। तब मधु दौड़ पड़ी थी महेंद्र चाचा के घर। महेंद्र चाचा को झाड़ फूंक में महारत हासिल थी। मधु से आने की वजह जानकर महेंद्र ने पूछा था, तेरे बापू कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, इतना ही कह पाई थी मधु। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, महेंद्र ने कहा तो मधु उल्टे पैर अपने झोपड़े में वापस चली आई थी। थोड़ी ही देर में महेंद्र भी आ गया था। उसने आते ही झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया था, लेकिन मधु की माँ की तबीयत में कोई सुधार आने के बजाय दर्द बढ़ता ही चला गया था। महेंद्र अपना काम करके चला गया और जाते जाते कह गया, मधु, मंत्र का असर जैसे ही शुरू होगा तुम्हारी माँ का दर्द भी कम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मधु को लगा जैसे महेंद्र चाचा ठीक ही कह रहा है। वह घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो मंत्र का असर शुरू हुआ और ना ही उसकी माँ के दर्द में कमी आई। देखते ही देखते मधु की माँ का सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। आंखें पथराई सी मधु को ही देख रही थी, मनो कुछ कहना चाह रही हो। तब मधु फूट फूट कर रोने लगी थी।
उसके बापू देर रात घर तो आए, लेकिन नशे में चूर। अगली सुबह किसी तरह कफन दफन का इंतजाम हुआ था। मधु की यादों का तार टूटकर दोबारा आज से जुड़ गया। बापू की जातियों की वजह से मधु की जिंदगी तबाह हो गई। पता नहीं वह कितनी बार मरती है फिर जीती है। सैकड़ों बार मर चुकी है वह, फिर भी जिंदा है, महज एक लाश बनकर। बापू के प्रति मधु का मन विद्रोह कर उठता है, लेकिन वह खुद को दबाती आ रही है। मगर आज मधु ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। यहाँ से दूर भाग जाएगी वह, बहुत दूर, जहाँ बापू की नज़र उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। अगले दिन मधु मास्टरनी के यहाँ गई कि वह अपने ऊपर हुई ज्यादतियों की सारी कहानी उन्हें बता देगी। मास्टरनी का नाम रमा था, मगर सारा गांव उन्हें मास्टरनी के नाम से ही जानता है। रमा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। मधु को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। यह बात और है कि मधु 2 जमात से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। क्या बात है मधु, कुछ बोलो तो सही। जब से तुम आई हो तब से रोए जा रही हो। आखिर बात क्या हो गई? मास्टरनी ने पूछा तो मधु का गला भर आया। उसके मुंह से निकला, मास्टरनी जी। हाँ हाँ बताओ मधु, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। मास्टरनी ने कहा तो मधु ने बताया, मास्टरनी जी, उसने हमको ख़राब किया, हमारे साथ गंदा काम। सुनकर मास्टरनी की भौवें तन गई। वे मधु की बात बीच में ही काट कर बोली, किसने किया तुम्हारे साथ गलत काम? बापू ने। और मधु सब कुछ सिलसिलेवार बताती चली गई। मास्टरनी कलावती की आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहराती गई। फिर वे बोली, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उसने अपनी बेटी को खराब किया। खैर तू चिंता मत कर मधु, तू आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चल। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं, तो वहीं रहकर उनके काम करना, बच्चे संभालना, उन्हें भरपेट खाना और कपड़ा मिलता रहेगा। वहाँ तू पूरी तरह महफूज रहेगी। मधु का सिर मास्टरनी के प्रति इज्जत से झुक गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मधु को लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। मधु बस में बैठकर गगनचुंबी इमारतों को ऐसे देख रही थी मानो कोई अजूबा हो। तभी मास्टरनी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख मधु, यहाँ औरत मर्द सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सच मधु को जैसे हैरानी हुई। उसका अलहड़ व गंवई मन पता नहीं क्या क्यास लगाता रहा। बस एक झटके से रुकी तो मास्टरनी के साथ वह वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वे दोनों एक बड़ी व खूबसूरत कोठी के सामने पहुंची। फिर एक बड़े से फाटक के अंदर मधु मास्टरनी जी के साथ ही दाखिल हो गई। मधु की आंखें अंदर की सजावट देखकर फटी की फटी रह गई। मास्टरनी जी ने एक मॉडर्न औरत से मधु का परिचय कराया और कुछ ज़रूरतें हिदायत देकर शाम की गाड़ी से ही वे गांव वापस लौट गईं। शहर की आओ भाव में मधु को खुद को महफूज समझने लगी। कोठी के चारों तरफ खड़ी कंक्रीट की मजबूत दीवारों और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत के प्रति आश्वस्त करती थी। बेफिक्री के आलम से गुजरता मधु का भरम त्रेत के घरौंदों की तरह भरभरा कर तब टूटा जब उसे उस दिन कोठी के मालिक हरिकिशन बाबू ने मौका देखकर अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गया। मधु को अपना दारू बाप याद आने लगा। नशे में चूर, सिंदूरी आंखें और उनमें कुलबुलाते वासना के कीड़े। कहाँ बचा पाई मधु उस दिन भी खुद को हरिकिशन बाबू के आगोश से। कंक्रीट की दीवारें और लोहे की मजबूत सलाखों को अपना सुरक्षा घेरा मान बैठी मधु को अब वह छलावे की तरह लगने लगा। और फिर एक रात उसने देखा कि नवीन और शीला अपने कमरे में अमरबेल की तरह एक दूसरे से लिपटे बेजा हरकतें कर रहे थे। टेलीविज़न पर किसी अच्छी फिल्म के बेहुदा सीन चल रहे थे। ये दोनों सगे भाई बहन हैं या? बुदबुदाते हुए मधु अपने कमरे में चली आई। सुबह हरिकिशन बाबू की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को समझा रही थी, देख, कॉलेज जाते वक्त सावधान रहा कर। दिल्ली में हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की वारतें बढ़ रही हैं। तू जब जब बाहर निकलती है तो मेरा मन घबराता रहता है। पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। मधु छोटी मालकिन की बातों पर मन ही मन हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते नाते बेमानी लगने लगे। वह जिस घर को, जिस शहर को अपने लिए महफूज समझ रही थी, वही उसे महफूज नहीं लग रहा था। मधु के सामने एक अबुझ सवाल तलवार की तरह लटकता सा लगता था कि क्या औरत का मतलब देह है? सिर्फ देह है?
तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।